तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, इसका अगर फिगर बनाए तो कुछ इस तरह का सर्कल है और इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, जिसका बेस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का है और इसका हाइट यानी परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर का। तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा यानी हाइपोटेनियस। तो आप लोग जानते हैं 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। अब हम लोग यही समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है h/2 यानी कर्ण का आधा। तो कर्ण है हमारे पास 5, तो इसका आधा कर लेंगे 5/2। ठीक है, ये निकल जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या पता हो गई तो हम लोग अब आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। तो आंसर देखिए पाई में है तो पाई को पाई रहने देते हैं और आर का वैल्यू ऊपर निकाले हैं 5/2, इसका कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 और यहाँ पे है पाई, तो 25/4 का वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं। और अगर आपसे कुछ और फार्मूला की बात करें तो चलिए मैं आपको कुछ और फार्मूला के बारे में बता देता हूँ। यदि यहाँ पे रहता समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ है, तो इसमें परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है। तो इसके लिए परिवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है b + p - h/2, यानी यहाँ पे b हो गया बेस आधार, p हो गया परपेंडिकुलर और h हो गया कर्ण। ये इसका फॉर्मूला बनता है। और अगर समबाहु त्रिभुज में बात करें तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें परिवृत्त का क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है a/√3। लेकिन अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए सवाल है कि 720 को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5, y - 10 और z - 15, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। तो हमको क्रमशः x, y और z का मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू है 720। ठीक है, इसी को बांटना है 3 पार्ट में। तो इसका पहला पार्ट कौन सा है x - 5, दूसरा पार्ट है इसका y - 10 और तीसरा पार्ट है z - 15। ठीक है, यही 3 पार्ट है हमारा और तीनों का वैल्यू भी दिया हुआ है। x - 5 है 5 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। मान लेते हैं अनुपात है k। ठीक है, तो 5k, 4k और 3k हो जाएगा और कुल मिला के हमारे पास वैल्यू है 720। तो इस तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। तो टोटल 12k का वैल्यू हो गया 720 के बराबर। तो 1k का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बरछाक 72 यानी 60। 1k यानी 1 रेशियो का मान आ गया 60। तो अब हम लोग ऊपर में इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5, यहाँ तो पहला का मान कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो इस पहले वाले का मान कितना हो जाएगा, तो के का मान आया था 60, तो यहाँ पे रख देंगे। तो 60 पंचे 300, यहाँ पे रख लेंगे 60 चौके 240 और यहाँ पे 60 तिया 180। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x - 5 बराबर हो गया 300, y - 10 बराबर हो गया 240 और z - 15 बराबर हो गया 180। तो अब हम लोग आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। तो x - 5 का मान यदि 300 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 चला जाएगा उधर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 305। उसी तरह से हम लोग y का मान भी निकाल सकते हैं। तो y - 10 है 240, तो y बराबर कितना हो जाएगा 250। इसी तरह से z भी निकाल लेंगे, तो 180 + 15,
तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन सा दिख रहा है? तो 305 वाला आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये हमसे पूछ रहा है 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग। यदि हम लोग 1 से 20 तक संख्या देखें तो उसमें 10 सम संख्या होगा और 10 विषम संख्या। तो हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कुल मिला के हमसे ये पूछ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरह से हमें कहाँ तक जाना है? 20 तक। ठीक है, 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 तक में ही हमें 10 सम संख्या मिलेगी, तो इसका मान हमें निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद होगा। यदि इसका फॉर्मूला होता है n+1, फिर होता है n+2 और डिवाइड 6, यही इसका फॉर्मूला होता है। सम संख्याओं के वर्गों का योग का ये फॉर्मूला। बस और इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो n की जगह पे 20 और 20 + 1 21, 20 + 2 22 और डिवाइड हो जाएगा 6 से। इसको कटा लेते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा 3, 2 से ये 10 और 3 से ये 7। तो क्या क्या आ गया? तो 22 7 154 और गुना 10, आंसर कितना आ जाएगा? 154 गुना 10 1540। 1540 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ और फॉर्मूला अगर आपको बताया जाए तो देखिए, ये तो था सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? तो याद रखेंगे n+1 और 2n+1 और बाय में 6। और अगर पूछा जाए घनों का, लगातार संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग यानी क्यूब का सम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो n+1/2 इसका होल स्क्वायर, ये बनता है घनों के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है घनों के लिए, लगातार घनों के वर्गों का योग, घनों का योग। ठीक है, लगातार संख्याओं के घनों का योग, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला है वर्गों का योग। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एक व्यक्ति कोई सामान 1 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, तो 1 रुपये में कितना बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोग याद रखेंगे कि रुपया को हमेशा ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे यानी 12 वस्तु का दाम यदि 1 रुपया है, तो एक वस्तु का दाम कितना आएगा? तो 1/12। ठीक है, और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है? 20% का, यानी इसको बेचा कितना में जाएगा? 120/100 में। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 रुपये में कितना बेचा जाए। तो मान लेते हैं कि 1 रुपये में हम लोग x सामान बेच रहे हैं, 1 रुपये में x सामान। इसको अब कटा लेंगे, तो ये 12 से कट जाएगा 10 और यहाँ से 1 0 1 0, यानी 1/x का मान आ गया 1/10, यानी 1 रुपये में हम लोग कितना सामान बेचेंगे? तो 10 सामान। ठीक है, यदि 1 रुपये में 10 सामान को बेचा जाए तो हमें 20% का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमें 10 दिख रहा है। ठीक है, 10 सामान बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही तौलता है, तो उसका शुद्ध लाभ % ज्ञात करो। ठीक है, यानी वो 1 केजी यानी 1000 ग्राम कह के वो 800 ग्राम ही तौलता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वो तौल रहा है उसको हमेशा हम लोग पहले लिखेंगे। जो तौलने वाला सामान है, जो तौलने वाला वेट है, उसको पहले लिखेंगे। तो 800 ग्राम यहाँ पे तौल रहा है, तो 800 ग्राम को पहले रखेंगे, और जो कुल टोटल है 1000 ग्राम, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो 800 ग्राम तौल रहा है 1000 में, तो कितना वो यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है? तो 200 ग्राम का। ठीक है, 200 ग्राम का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे? तो 800 पे। तो 800 इसको इंटू करेंगे, मतलब डिवाइड, और इंटू में परसेंटेज चेंज करने के लिए इंटू 100। यहाँ से ये 0000 कट जाएगा, और 8 से 200 ये 25 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए
तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ठीक है, कोच जैसे ही शामिल हो गया तो औसत आयु 10% से बढ़ गया। 10% से बढ़ने का मतलब है कि अगर अगर मान लीजिए कोच भी अगर 20 वर्ष का होता और वो शामिल होता तो औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10% बढ़ने का मतलब है कि कोच जो है 20 वर्ष से अधिक आयु का है ना, 20 वर्ष से अधिक आयु का है। तो कितना अधिक है तो वो पहले चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि औसत में कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, तो औसत में वृद्धि 10% का हुआ है, औसत है हमारे पास 20, ये कट जाएगा, यानी 2, है ना, 2 वर्ष से क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष से बढ़ रहा है। अब ये 2 क्या होगा, कुल मिला के अब देखेंगे टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर व्यक्तियों कितना हो गया, 11 खिलाड़ी और प्लस एक कोच, यानी कुल मिला के टोटल नंबर हो गया 12, और सबका 2-2 बढ़ेगा, तो कुल मिला के सबका कितना बढ़ेगा, 24 बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग कोच की आयु को निकाल सकते हैं। तो कोच का आयु कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा, 44। बिल्कुल करेक्ट आंसर, 44 क्या हो जाएगा कोच की आयु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में यह पता चला कि किसी छात्र के अंक गलती से 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए, यानी जोड़ना था 38 और जोड़ दिया 83। ठीक है, जोड़ना चाहिए था उसको 38 लेकिन जोड़ दिया है 83, तो कितना ज़्यादा ये जोड़ लिया है, यहाँ से माइनस में कितना हो जाएगा, 45। 45 जो है वो ज़्यादा जोड़ लिया है। ठीक है, उसको हमको कम करना है, तो 45 ज़्यादा जोड़ा है तो ये कम किससे होगा, इसी 50 छात्र से होगा, सभी से ये कम होगा। तो 45 बाय कर लेंगे डिवाइड से, तो ये 5 से 10 बार में, ये 5 से 9 बार में, यानी कितना आ गया 0.9, यानी 0.9 कुल मिला के औसत में हमारा कम करना होगा, क्योंकि 38 लिखना था और लिख दिया 83, ज़्यादा लिखा है, इसको कम करना है। तो 0.9 से एवरेज क्या होगा, कम होगा। तो पहले का एवरेज था 65, इसमें 0.9 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64.1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी, यानी ए जो है 2 दिन तक काम करता है और सी जो है 4 दिन तक, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बनाते हैं इसको। ए जो है करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिनों में। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इस यहाँ से हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता, तो इसका हो जाएगा 6, इसका 12 पंचे 60 और इसका 15 चौके 60। अब बोल रहा है कि ए जो है 2 दिनों तक काम कर रहा है। ठीक है, ए 2 दिन तक और सी 2 दिन बाद, यानी सी कुल मिला के 4 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 6 दूना 12 और ये हो गया 4 चौके 16, तो 12 और 16 कितना हो गया 28। तो टोटल 60 काम था और उसमें से 28 काम ए और सी कर दिया, तो बचा कितना काम, माइनस कर लेंगे, बचा हमारे पास 32 काम। ठीक है, 32 काम बचा हुआ है। अब ये 32 काम करेगा कौन, तो ये 32 काम किया होगा बी, जो बचा हुआ काम है वो बी किया है। तो 32/5 काम करने में उसको कितना समय लगा होगा, 32 काम करने में 5 की इफिशियंसी से, तो 5 छके 30 और 5 चौके 20, यानी 6.4 दिन जो है बी काम किया है। ठीक है, 6.4 दिन, और यहाँ कुल मिला के 4 दिन पहले भी काम हुआ है, यानी कितना हो गया टोटल, तो इस 6.4 में और एक्स्ट्रा 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 10.4। 10.4 करने का मतलब है क्या हो जाएगा, 10, लगभग 10 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, मान ले, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 6800 रुपया हो जाता है तथा 15 साल में 15,300 रुपया हो जाता है, तो 10 वर्ष बाद राशि कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद की राशि। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये हमारा मूलधन है पी, अगले 5 साल में
ये कितना हो रहा है 6800 रुपया। ठीक है, ये सवाल में बोल रहा है अगले 5 साल में 6800 रुपया, और इसके अगले 5 साल यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी यहाँ 5 वर्ष और यहाँ 5 वर्ष, इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही हमें निकालना है। और इसके अगले 5 वर्ष में जाके कितना हो गया वो 15,300, क्योंकि कुल समय है हमारे पास 15 है, तो 5 5 10 5 15, ये कुल मिला के लास्ट में 15 वर्ष में कितना हो रहा है 15,300 रुपया। और हमसे इस बीच वाले का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 10 वर्ष बाद का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इस 6800 और 15,300 के बीच में कितना गैप है। तो 10 साल का गैप है, 5 साल यहाँ और 5 साल यहाँ पे। तो 10 साल में कितना जो है ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज में कितना वृद्धि हो रहा है 5 साल में। सबसे पहले हम लोग इसी को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 10 साल में, 10 साल में ब्याज में वृद्धि। ठीक है, 10 साल में ब्याज में वृद्धि यानी ब्याज कितना बढ़ रहा है। तो जो अमाउंट बन रहा है 15,300, इसमें डिवाइड कर देंगे 6800 से, इसको कटा लेंगे तो 0000 और 17 का टेबल से ये 9 बार में और 17 चौके 68, यानी 10 साल में ब्याज में कितना वृद्धि हुआ तो 9/4 रेशियो का। ठीक है, 9/4 के रेशियो से 10 साल में ब्याज में वृद्धि हुई। तो हम लोग निकाल लेंगे 5 साल में। ठीक है, 5 साल में अब हम लोग निकाल लेंगे। तो 5 साल में क्या हो जाएगा ब्याज में, 5 साल में ब्याज में देख लेंगे कितना वृद्धि होगा। तो 10 से हम लोग आ रहे हैं 5 पे, यानी 2 गुना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 9/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2। अब पहले ऊपर हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को निकालना है ये वाला। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे 5 साल का ही गैप है, तो 6800 से हमको जाना है इस वाले पार्ट पे। तो 6800 में हम लोग क्या करेंगे, वो जो रेशियो आया 3/2 उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग इस वाले रेशियो मतलब इस वाले नंबर पे पहुंच जाएंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 6800 और इसमें गुना कर लेंगे 3/2 का, 2 से इसको कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 अच्छे 2 चौके 8, 3400, और 3400 में गुना कर लेंगे 3 का, तो 10,200। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 10,200 रुपया, यानी 10 वर्ष में हमारा रुपया 10,200 रुपया हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए प्रश्न, एक आदमी अपनी यात्रा को 3 बराबर दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। तो इस यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। हमें इसका औसत चाल बताना है। ठीक है, तो किन किन विद्यार्थियों के मन में ये आया कि ये किया जाए कि इस सबको ऐड कर लिया जाए, 5 + 10 + 15 और डिवाइड 3। बहुत के मन में ये भी आया होगा कि तीनों एवरेज को ऐड करके और डिवाइड 3 कर दें तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा, है ना। लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत गलत हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 3 बराबर दूरी, है ना। 3 बराबर दूरी को हम लोग मान लेते हैं, ऐसा वैल्यू मानेंगे जो कि 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से कटे, यानी इन तीनों का एलसीएम देख लेंगे। तो दूरी जो बराबर दूरी बोल रहा है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, है ना। तो 30 किलोमीटर मान लेते हैं कि ये तीनों जो है तीनों चाल से 30 किलोमीटर कवर किया गया है। ठीक है, बराबर दूरी 30 किलोमीटर मान लेते हैं। अब आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमको पता है 30 30 मतलब 30 किलोमीटर कवर किया है तीनों मिलके, तो 30 × 3 कर लेंगे, है ना। 30 × 3 ये कुल दूरी निकल जाएगा, और बटा कुल समय, समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी अलग अलग हम लोग स्पीड के लिए अलग अलग समय निकाल लेंगे इस 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो पहले के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, तो दूरी है 30 और पहले का चाल है 5। ठीक है, अगले में भी दूरी है 30 और इसके लिए चाल है 10। इसी तरह से अगले के लिए भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 30/15, यानी अलग अलग चाल के लिए हम लोग अलग अलग समय निकाल लिए। इसको यहाँ से अब हम लोग कट कर लेंगे। तो देखिए ये कट जाएगा 6 बार में, ये यहाँ 0 0 कटेगा 3 बचेगा, और ये 15 दूना 30।
तो ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 तिया 90, ऊपर 30 तिया 90 और नीचे जोड़ लेंगे तो 6 3 9 9 और 2 11। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 90/11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90/11 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से इसका हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो आज तक यही इतना ही सवाल था। ये आप लोगों के लिए अगला रहा होमवर्क टास्क है, इसे आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इससे नहीं बनेगा, इसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।